हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। आज हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं और इससे एक दो क्वेश्चन आना तो तय है ना। इससे ये हो गया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है इसके, और ये प्यूरिफिकेशंस वाले चैप्टर इस पार्ट से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो है आपके क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आएगा ही आएगा ऑर्गेनिक के अंदर। तो यहाँ से दो क्वेश्चन का वेटेज होता है। तो हम लोग आज एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या बता रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Once an organic compound is extracted from the natural source or synthesized in laboratory, it is essential to purify it. बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है कि आप लोग कभी भी, है ना, कोई भी रिएक्शन किए होइएगा, है ना, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है, जिसे मेजर प्रोडक्ट भी हम लोग बोलते हैं, उसके साथ साथ और भी कई सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बट हमें इन द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस हमें क्या चाहिए कि प्योर कंपाउंड चाहिए, प्योर मैटर चाहिए, जो हमारे लिए ज़रूरत है, जो हमें चाहिए। इसके लिए उस बाय प्रोडक्ट को हटाना बोल लीजिए, या फिर हमारा जो प्योर कंपाउंड है उसे सेपरेट करना, है ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए, मेथड चाहिए टू प्यूरिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। अभी हम लोग वही पढ़ने वाले। Various methods used for purification of organic compounds are based on nature of compound and impurity present in it, है ना। अब कौन से कंपाउंड निकाला जाएगा, है ना, कौन से कंपाउंड निकाला जाएगा, है ना। वेरियस मेथड यूज टू प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। अब कैसे हम इस प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे करेंगे, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हम जो निकाल रहे हैं उसका बेस, उसका नेचर कैसा है। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का नेचर कैसा है, एंड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट, और उसके अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इस दोनों पे डिपेंड करता है कि हम अपने डिजायरेबल कंपाउंड को कैसे निकालेंगे, है ना। अब ये पढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपाउंड हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है और वो वोलेटाइल है, ठीक है, या फिर बोल लीजिए सबलाइम है, तो सब्लिमेबल है, तो उसे क्या करेंगे, और जो उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो सब्लिमेबल नहीं है, ठीक, तो उसे क्या करेंगे, उस टेम्परेचर पे ले जाएंगे जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो सबलाइम कर जाए, मतलब कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आ जाए। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि गैसियस स्टेट में हमारा प्यूरिफाइड कंपाउंड है, और जो भी स्लैग या फिर इम्प्योरिटी बच गया वो सभी के सभी क्या है, नीचे है। तो हम क्या करेंगे, अपना उस एयर में से एयर को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, और उसको कंडेंस करने के बाद हमारा प्योर कंपाउंड हमें जो है वो मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है कि हमें देखना पड़ता है कि हमारा इम्प्योरिटी कैसा है, ठीक, और उसका नेचर क्या है, जिस कंपाउंड को निकालेंगे उसका नेचर कैसा है, या फिर जो इम्प्योरिटी है उसका नेचर कैसा है। तो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इम्प्योरिटी एंड आवर मेजर प्रोडक्ट, मेजर कंपाउंड्स, हमें पता अलग अलग तरीका उसमें अपनाना पड़ेगा ताकि उसे प्यूरिफाई करने के लिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं द कॉमन टेक्निक यूज फॉर प्यूरिफिकेशंस। द कॉमन टेक्निक यूज फॉर प्यूरिफिकेशन आर एज फॉलो। उसमें से कॉमन टेक्निक जैसे क्या हो गया, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी, है ना। ये यहाँ पे 5 तरीका हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, और हमें यही सिर्फ 5 पढ़ना है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट अभी हमारे एग्जाम के लिए बस इतना ही पढ़ना है। Finally, the purity of compound is asserted by determining its melting or boiling point, है ना। और जो हमने प्यूरिफाई कंपाउंड किया,
है ना, उसका कैसे पता करेंगे कि वो प्यूरिफाई हो गया? उसके लिए हम उसका क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे। ठीक है, हमें पता है जैसे कि हमने पढ़ा है सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कि जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत सारी चीजें में चेंजेस आती है। तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, वही बॉइलिंग पॉइंट का बात हो रहा है यहाँ पे। तो डेल्टा टीवी, डेल्टा टीएफ, है ना, कितना चेंज आता है, ये सभी चीजें हम लोग चेक करेंगे। और किसी जो जो प्योर कंपाउंड है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। प्योर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। अगर उस फिक्स पॉइंट से डेविएट हो रहा है हमारा कैलकुलेशंस, ठीक, हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो डेविएट हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो कंपाउंड अभी प्योर नहीं है, उसमें अभी और इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो वही यहाँ पे बताया, फाइनली द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड इज असर्टेड बाय डिटरमाइनिंग द मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट ऑफ द प्योर कंपाउंड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सारे कंपाउंड में मोस्ट ऑफ द, कुछ ऐसे होंगे जिसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, वो एमोर्फस होते हैं। ठीक है, अब तो सॉलिड स्टेट चैप्टर भी नहीं है, बट उसमें एमोर्फस जो होते हैं, वो उस एमोर्फस पार्ट जो मैटर होते हैं उसमें एक रेंज होता है टेम्परेचर पे, जहाँ पे वो क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, तो उनका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एकदम शार्प पॉइंट पे है ना, एकदम शार्प, इतना टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर जाएगा। तो वही बात बता रहा है यहाँ पे। न्यू मेथड ऑफ चेकिंग द प्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, है ना। यहाँ पे क्या है, पहले का ये जो है न्यू मेथड चेकिंग द प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब जो नया मेथड है प्योरिटी कंपाउंड चेकिंग करने का, उसमें बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक्स, उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, और ये हमें पढ़ना भी है। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में जैसे कि ये हो गया, जैसे डी एंड एल फॉर्म हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या देखते हैं कि ये कंपाउंड जो है, जैसे हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज का, है ना, इसका बात कर लेते हैं सुक्रोज का। सुक्रोज कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। सुक्रोज कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक, अब सुक्रोज को हम लोगों ने क्या करना है, सुक्रोज से मान लीजिए, सुक्रोज को जब हम लोग इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से क्या करते हैं, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज में बदलते हैं, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज में। तो उसके बाद क्या होता है, पूरा का पूरा जो ग्लूकोज है वो लीवो रोटेटरी है। ठीक, और फ्रुक्टोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेकिन बाद में इसका क्या होता है, चेंजेज आ जाते हैं, उस पर स्पेक्ट्रोग्राफी जो करते हैं उसमें चेंजेज आ जाती है। ठीक, तो उस तरीके से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें कितना प्योरिटी है ना। बाकी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक तो हमें यहाँ पे पढ़ना है ही। ठीक, अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, सब्लिमेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्लिमेशन। You have learned earlier that on heating, some solid substances changes from solid to vapor state without passing through the liquid state. हम लोग पहले ही देख चुके हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो क्या करते हैं, जब उसे गर्म करते हैं, वो क्या करते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाते हैं, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आता है उनका। तो वो क्या होते हैं, सॉलिड, वो क्या होते हैं, सबलाइम सब्सटेंसेस होते हैं। द प्यूरिफिकेशन टेक्निक इज बेस्ड ऑन, the purification technique is based on above principle is known as sublimations and is used to separate sublimable compound from non sublimable impurity. अब ये किसके लिए यूज करते हैं, अगर हमारा जो कंपाउंड है वो वो क्या है, सब्लिमेबल है, एंड जो इम्प्योरिटी है वो सब्लिमेबल नहीं है, तो हम उसमें ये सेपरेशन का टेक्निक जो होता है सब्लिमेशन, ये यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है हमारा वो खत्म हो गया। उसके बाद आता है क्रिस्टलाइजेशंस। उसके बाद क्या आता है, क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक है, किसके लिए, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। किसके लिए है, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉलिडिटी ऑफ द compound and the impurity in the solvent, suitable solvent. It is based on difference in solubilities of the compound. ये जो होते हैं क्रिस्टलाइजेशन, इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस ये है कि जो इम्प्योरिटी है,
या हमारा जो प्योर कंपाउंड है, इसमें क्या है कि अगर इसमें क्या है कि अगर दोनों के सॉल्युबिलिटी में चेंजेज आ रहा है, दोनों के सॉल्युबिलिटी में अगर चेंजेज आ रहा है, ठीक, एक ज़्यादा सॉल्युबल है, एक कम सॉल्युबल है, ठीक, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, द इम्प्योर कंपाउंड इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट इन विच it is sparingly soluble at room temperature but appreciably soluble at the higher temperature. जो इम्प्योर कंपाउंड है उसे हम लोग डिजोल्व करते हैं किसके अंदर, जो किसके अंदर डिजोल्व करते हैं, जिस सॉल्वेंट में वो स्पेरिंगली सॉल्युबल हो, मतलब कम सॉल्युबल हो एट रूम टेम्परेचर, है ना। इसका प्रोसेस देखिए आप, मतलब हमें अगर किसी कंपाउंड को प्यूरिफाई करना है, सॉलिड स्टेट का मेनली बात होता है क्रिस्टलाइजेशन में, तो अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, सॉलिड रूप में है, ठीक, लेकिन अभी उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो हम ओवरऑल क्या करेंगे, एक ऐसा सॉल्वेंट पकड़ेंगे जहाँ पे रूम टेम्परेचर पे वो जो सॉलिड हमारा कंपाउंड है वो क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बट एट हायर टेम्परेचर वो मोर सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक, एट हायर टेम्परेचर मोर सॉल्युबल हो जाएगा। द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड टू गेट नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल में के आई एंड के एस पी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो अगर के आई का वैल्यू के एस पी के बराबर हो गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, जब जब एट द नॉर्मल टेम्परेचर उसमें हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूबलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो स्पेरिंगली सोल्यूबल है तो थोड़ा सा कंपाउंड सोल्यूबल हो जाएगा। अब थोड़ा सा कंपाउंड सोल्यूबल हो गया, लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा। अब सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा तो मोर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो हैं आर सोल्यूबल इन दैट सॉल्वेंट। ओके, अब क्या हुआ, जैसे ही हम उसके बाद टेम्परेचर कम करेंगे, है ना, जैसे ही टेम्परेचर कम करेंगे तो के आई पी के एस पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर मोर डिजोल्व इन द सॉल्यूशन, ठीक, तो के आई का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, के आई का वैल्यू ज्यादा, के एस पी का वैल्यू कम, तो ये प्रेसिपिटेट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल्स अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन। वही बता रहा है, ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइज आउट। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइजेज आउट, प्योर कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टल बन के बाहर आ जाते हैं, एंड इज रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, और इसे क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। द फिल्ट्रेट यानी कि मदर लिक्विड, मतलब कि जो पहले से फिल्ट्रेट यानी जो पहले से बना हुआ था मदर लिक्विड, है ना, कंटेन्स इम्प्योरिटी एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे 100% तो है, जिस टेम्परेचर पे लाए, क्योंकि स्पेरिंगली सोल्यूबल था, जिस टेम्परेचर पे हम लोग कूलिंग करके लाए उस टेम्परेचर पे भी सम अमाउंट ऑफ सोल्युबिलिटी तो प्रेजेंट है, सम अमाउंट ऑफ सोल्युबिलिटी प्रेजेंट है, तो अभी भी क्रिस्टल आउट जो होंगे, क्रिस्टल बन के बाहर निकलने वाले कंपाउंड जो होंगे वो थोड़े से रह जाएंगे, थोड़े से कंपाउंड उसमें बच जाएंगे। वही बता रहा है, कंटेन इम्प्योरिटी एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड, जो फिल्ट्रेट बच गए, जो पहले हमने तो क्रिस्टल आउट कर लिया, और जो बच गए फिल्ट्रेट उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होंगे, और कुछ जो होंगे वो हमारा कंपाउंड भी प्रेजेंट होंगे। इफ द कंपाउंड इज हाईली सोल्यूबल इन वन सॉल्वेंट एंड वेरी लिटिल सोल्यूबल इन अनदर सॉल्वेंट, अगर उसमें क्या होगा, एक सॉल्वेंट में वो क्या होगा, ज्यादा सोल्यूबल होगा, दूसरे में कम सोल्यूबल होगा, एक टेम्परेचर पे ज्यादा एक टेम्परेचर पे कम, तो थोड़ा बहुत तो उसमें रह ही जाता है, ठीक है। यहाँ बता रहा है, if the compound is highly soluble in one solvent and very little soluble in the another solvent, crystallization can be satisfactorily carried out in the mixture of these solvent, है ना। अगर अगर एक वो जो क्रिस्टल है, जो हमारा कंपाउंड है, वो किसी एक सॉल्वेंट में क्या हो रहा है, अच्छा से सोल्यूबल हो रहा है, एक में थोड़ा कम सोल्यूबल हो रहा है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है, तो हम अगर
क्रिस्टलाइजेशंस को अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज करेंगे, जिसमें वो ज़्यादा सोल्यूबल है, किसी में कम सोल्यूबल है, उस टाइप का। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। Impurity which impart color to the solution are removed by absorbing over the activated charcoal। जो impurity के वजह से कलर आता है, ठीक है, अब कलर को क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर से पूरे कंपाउंड को गुजारते हैं, और एक्टिवेटेड चारकोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कलर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल कलर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उससे उसका कलर जो है इम्प्योरिटी का हट जाता है। Repeated crystallizations become necessary for purification of the compound containing impurity of comparable solubility। ये भी एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। इसमें क्या बोल रहा है, repeated crystallizations become necessary for purification of compound containing impurity of comparable solubility। अगर कोई ऐसा impurity है और जो हमारा कंपाउंड है, दोनों की solubility लगभग बराबर आ रही है, ठीक है, लगभग बराबर है, तो उसमें क्या होगा कि रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशंस करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे एक क्रिस्टल का आउट बन रहा है तो दूसरा भी क्रिस्टल आउट बन के बाहर निकल जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे डिफरेंसेस थोड़े से देखने को मिलेगी। तो अगर सोल्युबिलिटी दोनों का लगभग बराबर है तो बार बार क्रिस्टलाइजेशन करिए, धीरे धीरे प्योरिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अभी हमने सब्लिमेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन दोनों को अच्छे से कवर किया। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, आपको थोड़ी थोड़ी बात याद रखना है कि सब्लिमेशन कब करते हैं, जब कोई ऐसा कंपाउंड या इम्प्योरिटी हमें ऐसा मिले जिसमें क्या हो कि वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आ जाए, तो सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करेंगे। और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा सॉलिड के रूप में हो, तो वहाँ पे अगर वो स्पेरिंगली सोल्यूबल हो किसी टेम्परेचर पे और हायर टेम्परेचर पे मोर सोल्यूबल हो, तो यहाँ पे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।